हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अब सुप्रीम कोर्ट में फ्यूचर सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची के सामने एक मुद्दा ऐसा आया है जो देखने में लगता है सिर्फ एक फिल्म का मामला है, पर असल में नहीं है। ये मामला है रिलीजियस सेंटिमेंट्स का, कम्युनल हार्मनी का, फ्री स्पीच एंड फेयर ट्रायल के बीच एक भिड़ंत का। ये सवाल है कि क्या एक ऐसी मूवी जो एक ब्रूटल हेट क्राइम पे बेस्ड है, जिसका ट्रायल अभी कोर्ट में पेंडिंग है, उसका रिलीज होना चाहिए, और अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने सर्टिफाई कर भी दिया हो तो क्या उस फिल्म को देखने से पहले किसी कोर्ट या सरकार को ये देखना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट समाज पर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में उदयपुर फाइल्स कन्हैया लाल टेलर मर्डर के रिलीज पर हो रही हियरिंग में सिर्फ लॉ नहीं, इमोशंस भी थे। एक तरफ फिल्म के मेकर्स थे जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को चैलेंज किया, दूसरी तरफ था मर्डर केस का एक अक्यूज्ड मोहम्मद जावेद, जिसका कहना था कि ये फिल्म उसके फेयर ट्रायल को इम्पैक्ट करती है। कोर्ट में आर्गुमेंट सिर्फ इतना नहीं था कि फिल्म का कंटेंट क्या है, आर्गुमेंट ये था कि अगर ये मूवी रिलीज होती है तो क्या ये एक कम्युनिटी के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन को पॉइजन करेगी, क्या ये जुडिशरी की इमेज को अफेक्ट करेगी, और क्या ये पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने वाला काम है या एक्सप्रेशन का एक फॉर्म। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पे बैन लगा दिया, क्या सच में ये मूवी मुस्लिम्स के खिलाफ है, या फिर ये एक और एग्जाम्पल है जहां पॉलिटिक्स, पब्लिक इमोशंस और लॉ एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस मूवी से जुड़ी क्या शॉकिंग बातें सामने रखी है, चलिए देखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने दो पिटिशंस थी। पहली मोहम्मद जावेद की, जो कि कन्हैया लाल मर्डर केस के अक्यूज्ड है। उसने प्ली फाइल की थी कि अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो उसका राइट टू फेयर ट्रायल सीरियसली इम्पैक्ट होगा, और उन्हें रिप्रेजेंट किया सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने। दूसरी तरफ फिल्म के मेकर्स ने दिल्ली हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर को चैलेंज किया, जिसमें मूवी की रिलीज टेम्पररी रोक दी गई थी। कोर्टरूम में एक तरफ खड़े थे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जामियत उलेमा ए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदानी की तरफ से, और दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया, जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स जानी फायरफॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जो आर्गुमेंट रखा, उसने सबको जोर से झटका दिया। उन्होंने कहा कि when High Court asked us, I personally saw the movie. I was shaken. The entire theme is of hate against the community. Homosexuality, judicial matters, treatment of women, everything is portrayed negatively. It is unimaginable that a democratic country would certify such an agenda-based film. उनका कहना था कि अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो ये ना सिर्फ अक्यूज्ड के फेयर ट्रायल को अफेक्ट करेगी, बल्कि पूरे लीगल सिस्टम को क्वेश्चन के घेरे में ले लेगी। उन्होंने फिल्म को विलिफिकेशन ऑफ अ कम्युनिटी कहा और बोला कि इस तरह की मूवी पब्लिक को पॉइजन कर सकती है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वे यूजुअली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की तरफ खड़े रहते हैं, बट इस मूवी के केस में उन्हें दूसरी तरफ रहना पड़ा है, कंसिडरिंग कि ये मूवी कितनी शॉकिंग है। हालांकि सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने इस आर्गुमेंट का स्ट्रॉन्ग जवाब दिया। उन्होंने बोला कि मूवी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, कन्हैया लाल का मर्डर, जिसमें उनका वीडियो वायरल हुआ था और जिसमें अटैकर्स ने कन्फेस किया था कि ये एक रिवेंज किलिंग थी, डीजीपी स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा के सपोर्ट के चलते। सीनियर एडवोकेट भाटिया ने कहा कि द फिल्म इज नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, इट इज अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म। उन्होंने ये भी कहा कि सीबीएफसी ने फिल्म को 55 कट्स के बाद सर्टिफाई किया है, और वंस सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो उसके साथ प्रिजम्पशन ऑफ लीगैलिटी भी आता है। उनका आर्गुमेंट था कि हाई कोर्ट ने लास्ट मिनट पे फिल्म को रोक दिया, बिना ये देखे कि पिटिशनर्स की क्रेडिबिलिटी क्या है। इसी बीच एक और सीरियस बात सामने आई कि फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कन्हैया लाल के बेटे को डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। कोर्ट ने ये कंसर्न नोट किया और कहा कि इन लोगों को एसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस को रिप्रेजेंटेशन देने की छूट दी जाती है। अगर थ्रेट रियल निकला तो अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन दी जाएगी। लेकिन तब तक एक और मुद्दा उठा। सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने कहा कि फिल्म मेकर्स के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, एक्सप्रेशन का भी और बिजनेस का भी। पर जस्टिस सूर्यकांत का जवाब आया, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इज इन देयर फेवर। इफ मूवी इज रिलीज्ड इट कैन लीड टू इररिपेयरेबल लॉस, बट इफ देयर इज डिले यू कैन बी कम्पनसेटेड। यानी अगर फिल्म गलती से रिलीज हो गई और बाद में पता चला कि वो ट्रूली डैमेजिंग थी तो उसका नुकसान अंडू नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर रिलीज डिले होती है तो उसका नुकसान पैसे से कवर हो सकता है। ये भी नोट करना जरूरी है कि मोहम्मद जावेद के काउंसिल सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि पहले फिल्म का टाइटल ज्ञान वापी फाइल्स था और इसमें दो सेंसिटिव और सब जुडाइज मैटर्स दिखाए गए, कन्हैया लाल का मर्डर और ज्ञान वापी केस। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये मूवी सिर्फ एक फिल्म नहीं, जुडिशरी को भी
जुडिशरी पोर्ट्रे करती है in a disreputable way, she stated. The movie portrays the judiciary in a certain way. It brings the judiciary into disrepute. They can't claim free speech to violate fair trial or the judiciary's reputation. यहाँ एक और इम्पोर्टेंट रिमार्क आया जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से। जब उनसे कहा गया कि ये मूवी जजेस को sway कर सकती है, तो उन्होंने साफ कह दिया, Our judicial officers are not school-going children that they can be swayed by movie dialogues. We are absolutely confident about their objectivity and sense of detachment. और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा कि इफ देयर इज अ कंट्रोवर्सी द मूवी इज लाइकली टू परफॉर्म वेल। ये केस इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क का एक क्लासिक क्लैश बन गया है, फ्री स्पीच का राइट वर्सेस फेयर ट्रायल का राइट। सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और गौरव भाटिया दोनों ने अपने रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स के लिए सॉलिड आर्गुमेंट्स दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड अभी फिलहाल बैलेंस मेंटेन करने का था। उन्होंने सेंटर को बोला है कि वो बिना डिले के डिसीजन ले और कोर्ट तब तक स्टेटस को मेंटेन करेगा, यानी फिल्म अभी रिलीज नहीं होगी। तो ये कहना गलत होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मूवी पे बैन लगा दिया है। कोई परमानेंट बैन नहीं है, ये एक टेम्परेरी हॉल्ट है जब तक यूनियन गवर्नमेंट CBFC सर्टिफिकेशन के रिवीजन पिटिशन का डिसीजन नहीं ले लेती। कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि वो यूनियन गवर्नमेंट के रिवीजन पिटिशन डिसीजन का इंतजार करेगी जो CBFC सर्टिफिकेशन के खिलाफ फाइल की गई है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इन्फॉर्म किया था कि ये हियरिंग उसी दिन दोपहर 2:30 बजे होने वाली है। कोर्ट ने कहा, वी एक्सपेक्ट द सेंटर टू टेक अ डिसीजन इमीडिएटली विदाउट लॉस ऑफ टाइम, और इसलिए मैटर को अगले मंडे तक के लिए अर्जन किया गया है। अगले मंडे का दिन काफी क्रूशियल होगा, तब पता चलेगा कि क्या फिल्म का कर्टन उठेगा या सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेशन के बावजूद उसका रिलीज रोक दिया जाएगा। सीनियर एडवोकेट मेघा गुरुस्वामी ने रिक्वेस्ट भी की कि मोहम्मद जावेद को सेंटर के रिवीजन हियरिंग में शामिल होने दिया जाए, जिससे सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अलाउ कर दिया। अब पब्लिक के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसी फिल्म जिसका कंटेंट एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ बताया जा रहा है, उसका रिलीज होना चाहिए जब ट्रायल पेंडिंग है? क्या CBFC की सर्टिफिकेशन काफी है? क्या फिल्म सच में एक्सट्रीमिज्म को टारगेट करती है या रिलीजियस बायस को प्रमोट करती है? सवाल भी बड़े हैं, स्टेक्स भी हाई है, और जवाब आएगा अगले मंडे को। तो व्यूअर्स, आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का इशू है या डेलिब्रेट प्रोवोकेशन? क्या ऐसे कंटेंट पर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए या फ्रीडम को ओपन रहना चाहिए even if it hurts? Let us know in the comment section. Until then, keep following Law Chakra. लाल जी की हत्या को ऑन कैमरा हत्या हुई थी, लाइव मर्डर था। हत्या करने वालों ने खुद कबूला था, मारते वीडियो बनाई थी। आज तक तारीख भी नहीं लग रही इसमें। उनके ऊपर जो फिल्म बन रही थी उनका दर्द दिखाने के लिए, उस पर 3 दिन में ही जो फैसला कर। देखिए, मुझे नहीं पता है कि इस मूवी को रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है, पर जिस तरीके से कोशिश हो रही है तो हमें यही लगेगा कि जो लोग भी इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों से सहानुभूति रखते हैं। जी, 3 साल हो गए हैं, हमारी न्याय व्यवस्था इतनी लचर है कि क्या ही कहे। अभी तक 3 साल में केस में न तो फास्ट ट्रैक बैठा, न ही केस में डे बाय डे हियरिंग हो रही है। ऊपर से जो केस है ना वो CBI कोर्ट में चल रहा है, एडिशनल चार्ज दिया हुआ है CBI को NIA कोर्ट का। इसी वजह से उस पर हियरिंग फास्ट नहीं हो पाती, महीने में 1 या 2 हियरिंग हो पाती। इसी वजह से 15 या 16 जो इसमें गवाह है उनकी ही गवाही शायद हो पाई है, ठीक है। और कम से कम केस में 166 गवाह है, मतलब 150 गवाह बाकी अगर माने जाए तो भी इस केस की अगर गवाही 3 साल में अगर सिर्फ 16 के हिसाब से हुई है तो ये तो कई साल लग जाएंगे, शायद 30, 40 साल, 50 साल भी ले लेंगे।